होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी का, जिसका पेपर 7 जुलाई को होने जा रहा है। आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली मैं आपको हर टाइप का एमसीक्यू करा रही हूँ। 480 एमसीक्यूज की सीरीज हम कर चुके हैं, 481 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी ऐसे एमसीक्यूज रेगुलरली आप कर पाओ। रेगुलरली 12:30 वीडियो आती है, सो आप इस चैनल पे 12:30 विजिट करके ज़रूर वीडियो को देखिया करिए, ताकि आपके रेगुलर एमसीक्यूज जो हैं वो प्रैक्टिस होते रहें। एंड अगर कोई भी बच्चा ईएसआईसी के 7 जुलाई के एग्जाम के लिए अब जो है ईएसआईसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, सो कर सकता है ओनली इन 999, जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। लाइव भी है, रिकॉर्डेड, बिकॉज इस टाइम पे आपके सो मेनी डाउट्स आएंगे, बिकॉज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। सो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ मैं करवाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट से, टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेस होंगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो 999 का क्रैश कोर्स, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इन दोनों के लिए जो मेरा फुल थ्योरी बैच है 2499 का, वो भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको हर डिटेल्ड करवाती हूँ थ्योरी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाई जाती है आपको, साथ ही में इसकी आपका बेसिक क्लियर किया जाता है, एमसीक्यूज। ये बैच ऑल इन वन बैच है, सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ईएसआईसी का 999 का क्रैश कोर्स या फिर 2499 का आरआरबी एंड नॉर्सेट का बैच। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 481 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड फॉर आफ्टर एनेस्थीसिया। सो इनमें से कौन सा एक्शन जो है रिक्वायर्ड रहेगा, नर्सिंग एक्शन जो है रिक्वायर्ड रहेगा जब आप किसी को सॉलिड फूड देने जा रहे हो एनेस्थीसिया के बाद। 100% श्योर हूँ मैं, 80 से 70% जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं। चेक फॉर बावल साउंड एंड पासिंग फ्लैटर्स, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट, चेक गैग रिफ्लेक्स। तो मेरे को पता है 70 से 80% बच्चे जो है चेक गैग रिफ्लेक्स कर रहे हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, सॉलिड फूड देने जा रहे हो आप, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हमने पेशेंट को लिक्विड फूड जो है, लिक्विड डाइट जो है दे दी हुई है, ठीक है ना। पहले हम क्या देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, देन उसके बाद हम सेमी सॉलिड डाइट देते हैं पेशेंट को, एंड देन उसके बाद हम सॉलिड डाइट देनी स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को। सो आफ्टर एनेस्थीसिया अगर सॉलिड डाइट देने जा रहे हो तो हमें चेक करना होता है पेशेंट का बावल साउंड एंड गैग फ्लैटुलेंस, सॉरी, बावल साउंड एंड पासिंग फ्लैटुलेंस। ऐसा क्यों? देखो, गैग रिफ्लेक्स आप तब चेक करोगे जब आप देने जा रहे हो पेशेंट को लिक्विड डाइट, ठीक है। कोई भी लिक्विड देने जा रहे हो एनेस्थीसिया के बाद, गैग रिफ्लेक्स आप तब चेक करते हो, ठीक है। सो इस चीज का याद रखना है। चेक वेट एंड चेक यूरिन आउटपुट आपको नहीं याद रखना है। सो सिंपल सा आंसर था इसका, चेक फॉर बावल साउंड एंड पास फ्लैटुलेंस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो हो रही हैं, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, बिकॉज वही तो आगे डाइजेशन करवाएंगी। अगर वो ही नहीं प्रेजेंट, अगर गैस ही नहीं पास हो रही, तो पेशेंट को वो सॉलिड फूड देके हम और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ें आपको, लिक्विड डाइट देते हैं, सेमी सॉलिड, सॉलिड, और क्वेश्चन में लिखा है कि सॉलिड दे दी हुई है आपने डाइट, तो आप क्या करोगे। चलो नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर मेस्टेक्टमी। तो कौन सी पोजीशन जो है पेशेंट को दी जाती है मेस्टेक्टमी के बाद। तो मेस्टेक्टमी होती है रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। सो साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद द पिल्लो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। सो देखो, जब भी किसी का रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट होता है तो हम पेशेंट का जो हैंड है वो कहाँ पे रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं ऑन द पिल्लो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लिम्फोडीमा को कम करना होता है पेशेंट के, क्योंकि वहाँ पे जो है लिम्फोडीमा होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो हम क्या करते हैं, पोजीशन को, पेशेंट की पोजीशन कौन सी देते हैं, एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद द पिल्लो, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं देंगे, प्रॉन पोजीशन भी नहीं देते, और साइड लाइन टू अफेक्टेड साइड तो बिल्कुल नहीं देनी, वहाँ पे फिर एडीमा होने के ज़्यादा चांसेस है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फेटल। सो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है मेडिकल इमरजेंसी है और फेटल भी हो सकती है।
acute epiglottitis, laryngomyelitis, cystic fibrosis, chronic asthma. So देखो सबसे ज़्यादा जो मेडिकल इमरजेंसी, सारी ही बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी वाली हैं, बट जो इनमें से भी ज़्यादा है दैट इज़ योर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. क्यों? क्योंकि अगर एपिग्लोटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गई तो एयरवे ही रुक जाएगा, ठीक है ना. एपिग्लोटाइटिस की ही इन्फ्लामेशन हो गई तो एयरवे ही स्टॉप हो जाएगा, एयरवे ही नहीं, एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, पेशेंट सांस ही नहीं ले पाएगा प्रॉपरली. सो ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है इन द चिल्ड्रंस में देखी जाती है मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक वार्ड विद अ सस्पेक्टेड रूमेटाइक आर्थराइटिस. व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द नर्स शुड आस्क द पेरेंट्स. तो कहा जा रहा है कि एक पीडियाट्रिक वार्ड में चाइल्ड आया है और उसको रूमेटिक आर्थराइटिस है. सो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है आप बच्चे के पेरेंट्स से पूछोगे. डिड द चाइल्ड वॉमिट फॉर 4 days? डिड द रीसेंट एपिसोड ऑफ पेरेंजाइटिस डेवलप? डिड द फीवर स्टार्ट 3 days ago? डिड द चाइल्ड शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द फूड? सो देखो रूमेटिक आर्थराइटिस जो है एक कॉमन जो बैक्टीरिया से फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, ये भी याद रखना, बीटा ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है इनसे मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है होती है. और ये जो बैक्टीरिया है इजीली किसको सबसे पहले अफेक्ट करता है? लेरेंजाइटिस. तो फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स को सबसे ज़्यादा. अगर किसी का गला खराब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे या फिर निकलता है रूमेटाइटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, तो हमेशा डॉक्टर जो है उसे पूछता है कि कहीं इसका भी थोड़ा टाइम पहले गला खराब तो नहीं हुआ था, इसे फेरेंजाइटिस क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मोस्टली फेरेंजाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस से ही होता है और वहां से बैक्टीरिया ट्रैवल करके थ्रू द ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराता है, या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस कराता है, या फिर रूमेटिक फीवर कराता है. क्लियर? सो ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर पेरेंट्स से जरूर पूछेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन द फ्रीजर. सो इनमें से कौन से वैक्सीन फ्रीजर में नहीं रखते? पोलियो, डीपीटी, मीजल्स या फिर एमएमआर. सो फ्रीजर कभी भी जो टॉक्सॉइड्स होते हैं, ठीक है, और जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं उनको हम फ्रोजन नहीं करते. ठीक है, उनको हम कभी भी फ्रोजन नहीं करते. अगर उनको फ्रोजन कर दिया है तो आपने उनको क्या कर देना है? डिस्कार्ड. सिर्फ लाइव वैक्सीन है जिसको फ्रोजन अप किया जाता है और इनमें से लाइव वैक्सीन जो है सेकंड को छोड़ के सारी हैं. सो डीपीटी, डिप्थीरिया प्रोट्यूटिस टेटनस को हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? फ्रीज नहीं करेंगे. और अगर आपने फ्रीज कर दी है तो इसको हम क्या कर देते हैं? फिर डिस्कार्ड कर देते हैं. ये जो वैक्सीन है ये वायबल नहीं रहती. क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं. एनाटॉमी का क्वेश्चन है. उससे पहले अगर आपको ESIC का 999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप आज ही कर सकते हैं. जो डिटेल सुनना चाहता है वो रुक सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इसको. सो 999 का क्रैश कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है बच्चा. लाइव एंड रिकॉर्डेड ये क्रैश कोर्स है. इसमें आपके पास 3 जो मेन जो चीज़ें मिलने वाली हैं दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. MCQ क्लासेस होंगी सब्जेक्ट वाइज, प्लस सीरीज आपको मिलने वाली हैं, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम इस पर डिस्कस करेंगे. आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेसिफिकली ये ESIC के लिए ही क्रैश कोर्स है. प्लस अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैंने अब बैच स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द मंडे, जो कि है 2499 का बैच, जिसमें हम फुल थ्योरी ऑल सब्जेक्ट्स की करने वाले हैं. प्लस इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास 3 मंथ्स का ये बैच है. इसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का बेसिक ही नहीं क्लियर. ठीक है, सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ESIC एंड नॉर्सेट. अपना टाइम वेस्ट मत करो. इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट देन गिव योर 101%. क्वेश्चन है विच इज अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए? एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस. मोस्टली बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो जो मिडल पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. सो ये एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन की जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करते हैं. कॉर्टेक्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स को रिलीज करता है. क्लियर? सो कंफ्यूज नहीं होना, मिडल वाला ही फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रहेगा एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स सस्पेक्ट 2 days old IV site and identified erythema.
warmth, mild edema and the client report tenderness, what should the nurse do first? तो नर्स 2 दिन पुरानी आईवी साइट को चेक कर रहा है और वो देखता है कि उसमें अरिदमा है, वार्मथनेस है, एडीमा हो रखा है और पेशेंट कह रहा है कि वहाँ मुझे टेंडरनेस फील हो रही है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? इरिगेट द आईवी ट्यूब, डिस्कनेक्ट द इन्फ्यूजन, रिड्यूस द रेट ऑफ द इन्फ्यूजन, चेंज द आईवी इन्फ्यूजन सेट। सो उसी टाइम हमें क्या करना होता है? डिसकॉन्टिन्यू या फिर डिसकनेक्ट द इन्फ्यूजन करना होता है, बिकॉज वहाँ पे अगर वार्मथनेस है तो प्रेजेंस ऑफ क्लॉट है जिसको हम बोल सकते हैं फेल्बाइटस है, तो फेल्बाइटस के लिए आपको वहीं पे उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि वो पेशेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स टीच क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मिनिमाइज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो अगर कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, सो ऑर्थो टेंशन को कम करने के लिए आप उसे क्या बोलोगे? वियर स्पोर्ट हाउस कॉन्टिन्यूसली, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अवॉइड एक्सरसाइज, सिट फॉर 5 मिनट्स बिफोर स्टैंडिंग। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने वालों को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, जैसे कि एकदम से बेड से उठ के वो खड़े हो जाते हैं तो उनको चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। सो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि एकदम से नहीं उठना है, आपको बेड पे 5 मिनट के लिए बैठना है, देन यू हैव टू स्टैंड फॉर अ वॉक। क्लियर? नेक्स्ट है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन। सो इनमें से कौन सा एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब कार्डियक कैथराइजेशन वाले पेशेंट की आप केयर करते हो? प्रोवाइड रेस्ट करोगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक द पल्स डिस्टल टू द पंचर साइड, मॉनिटर ईसीजी एवरी 15 मिनट्स। सो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बार बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो, जब भी किसी की कार्डियक कैथराइजेशन होती है तो आर्टरी जो होती है वो पंचर होती है, बिकॉज वहाँ से हम कैथेटर डालते हैं पेशेंट के टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटी इन द कार्डियक। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि आप पंचर साइड के डिस्टल पार्ट्स को चेक करते रहो। किस चीज के लिए? सबसे पहले तो ब्लीडिंग के लिए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन। सबसे पहले है ब्लीडिंग, सेकंड है हेमेटोमा, वहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है? एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो सकता है जो कि आगे जाके पल्मनरी एम्बोलिज्म की फॉर्म भी ले सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट की ब्लीडिंग चेक करो एंड डिटेक्ट फॉर हेमेटोमा करो, क्योंकि पेशेंट को फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और डिस्टल पार्ट को इसलिए आपने चेक करना है क्योंकि सर्कुलेशन जो है इफेक्ट हो सकती है वहाँ पे पेशेंट की। सो वहाँ पे नंबनेस, टिंगलिंग कुछ तो नहीं फील हो रहा, वो भी आपको साथ के साथ ही चेक करना है। नेक्स्ट है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस इज टर्म्ड एज। सो मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फोबिया जो है ये है कि क्लोज्ड प्लेस का फियर को हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, गैमोफोबिया एंड हेमेरेटोफोबिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि उस फोबिया को हम क्या बोलते हैं। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है हीमोग्राम वाइल में यूज होता है, तो इट इज ईटीडी। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है, याद रखो हीमोग्राम की वाइल्स में हमेशा ईटीडी, ईडी, टीएई यूज होता है एज अ एंटी कोगुलेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर किसी को भी ईएसआईसी का क्रैश कोर्स जो है 999 का ओनली बच्चा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, ईएसआईसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। सो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप लेट मत कीजिए और ज़्यादा ये ना हो आप 15-20 दिन पहले इस चीज़ को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, देन वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी भी आपके पास 40 से 42 डेज बचे हैं जिसमें आप अच्छे से इन चीज़ों की प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज देखो, रेगुलरली आपके लाइव टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, आपके पास क्लासेस है, आपके पास डाउट क्लासेस है, आप सब कुछ अपना इस टाइम क्लियर कर सकते हो फॉर ईएसआईसी। और अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है स्टार्ट हो गया, जिसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाई जाएगी, आपका बेसिक क्लियर करा जाएगा। फुल थ्योरी क्लासेस होने वाली हैं, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, एमसीक्यू क्लासेस होने वाली है, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। सो ये बैच भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।